आज हम पढ़ेंगे फेरिस ब्लैक बॉडी के बारे में। अभी we'll describe Ferris black body theoretically. It consists of a double-walled hollow sphere having tiny hole or aperture through which radiant heat can enter. तो ये वो aperture है जिससे जो radiant heat है वो अंदर enter करती है. The space between the walls is evacuated. ये जो evacuated space है, ये जो पूरी space है, ये दो walls के बीच में की space है जो evacuated है. And outer surface of the sphere is silver. ये जो बाहर का surface है, इसको silver polish किया गया है. The inner surface of the sphere, the inner surface को we have coated it with lamp black. That is a conical projection on the inner surface. जहाँ से aperture है उसके ठीक सामने एक conical projection है, ठीक है. On the inner surface of the sphere opposite to the aperture, the projection ensures. अभी यहाँ से जो इंसिडेंट रे आएगी वो रे जो है वो अंदर ही घूमते रहेगी. तो क्यों घूमते रहेगी? If this conical projection was not present, the ray would have been perpendicular to the surface of the inner surface. और फिर क्या होता, वो उल्टा सीधा 180 डिग्रीज में चली जाती. लेकिन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस कोनिकल प्रोजेक्शन क्या होता है, वो रे यहाँ आती है और फिर यहाँ से उसकी डायरेक्शन बदल के वो अंदर ही घूमते रह जाती है. So radiation entering through the small hole has negligible chance of escaping back through the small hole. A heat ray entering the sphere through the aperture suffers multiple reflection and is almost completely. अभी जैसे ये रे एब्सॉर्ब हो रही है, उसी तरह से क्या हो रहा है, अगर कोई हीट रे भी आती है अंदर तो वो भी इसी तरह से बार बार अंदर ही घूमते रहेगी और पूरी तरह से एब्सॉर्ब हो जाएगी. Thus, the aperture behaves like a perfect black body. In a similar construction, Wien used a cylindrical body with a vertical slit as an aperture. अभी उसने इसी कंडीशन पे इसी स्ट्रक्चर की एक सिलेंड्रिकल बॉडी यूज की जिसको एक अपर्चर था, जिस एक छोटा सा होल था जहाँ से रेडिएशन अंदर आ पाती थी और वो रेडिएशन अंदर आने के बाद अंदर ही घूमते रह जाती थी. जैसे ये रे अंदर ही घूमते रह गई और एब्सॉर्ब हो गई. So this gives greater effective area as a perfect black body. Similar working can be achieved using a cavity radiator that consists of a block of material with internal cavity. The inner and outer surface are connected by the small hole. अभी अंदर के सरफेस और आउटर सरफेस जो है वो स्मॉल होल से कनेक्टेड है और उस स्मॉल होल के अंदर से वो रेडिएशन अंदर आएगी और वो रेडिएशन जो है वो अंदर ही घूमते रह जाएगी. The radiation falling on the block that enters through the hole cannot escape back from it. Hence the cavity acts as a black body. जो रेडिएशन उस ब्लॉक के अंदर उस छोटे से होल में से अंदर आती है वो रेडिएशन जो है वो पूरी तरह से बिहेव करती है. मतलब वो अंदर की बॉडी जो है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करेगी उस ब्लॉक के, और वो रेडिएशन जैसे ही उस होल से अंदर आएगी तो रेडिएशन जो है वो अंदर ही ब्लैक बॉडी के अंदर घूमते रह जाएगी. When the block is heated to high temperature, thermal radiation is emitted. ब्लॉक को जब हीट किया जाता है तो थर्मल रेडिएशन इमिट होती है. दिस इज कॉल्ड कैविटी रेडिएशन एंड रिसेंबल्स द रेडिएशन इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी. ऐसा जो ब्लॉक है जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है, उस ब्लॉक को जब हम हीट करते हैं तो वो थर्मल रेडिएशन को निकालता है, और जब वो थर्मल रेडिएशन को निकालता है तो दिस इज कॉल्ड एज अ कैविटी. वो जो रेडिएशन से उन्हें कैविटी रेडिएशन कहते हैं और वो रेडिएशंस करेक्टली रिसेंबल करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को. Its nature depends only on the temperature of the cavity walls and not on the shape and size of the cavity or the material of the cavity walls. जो नेचर है उन रेडिएशन का वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कैविटी वॉल. कैविटी वॉल के टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो कैविटी किस मटेरियल से बनी हुई है. In the kinetic theory of gases, we discuss theory, properties and various phenomenon of ideal gas. तो हमने अब तक जो भी गैस को कंसिडर किया है, आइडियल गैस को कंसिडर किया है rather than dealing with real gases. Similarly, it is convenient to work with an ideal. तो जैसे हमने रियल गैसेस की जगह आइडियल गैसेस को काइनेटिक थ्योरी में कंसिडर किया है, उसी तरह हम क्या करेंगे, आइडियल ब्लैक बॉडी को कंसिडर करेंगे रियल ब्लैक बॉडी की जगह. Now we'll go to the next point, emission of heat radiation. In 1792, Pierre Penrose published a theory of radiation known as theory of exchange of heat. According to this theory, all the bodies at all the temperatures above 0 kelvins radiate thermal energy and at the same time they absorb radiation received from the surrounding. तो उनका क्या कहना है कि 0
केल्विन के ऊपर जब भी कोई बॉडी होती है तो वो रेडिएशन को इमिट भी करती है और रेडिएशन को एब्सॉर्ब भी करती है एट द सेम टाइम. So the amount of thermal radiation emitted per unit time depends upon the nature of emitting surface. कितने रेडिएशंस को वो इमिट करेगी पर यूनिट टाइम, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अपॉन नेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस. इमिटिंग सरफेस का नेचर कैसा है, उसका एरिया कैसा है और उसका टेम्परेचर कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो बॉडी है वो कितना हीट इमिट करने वाली है. Light color bodies reflect most of the visible radiation, whereas dark color bodies absorb most of the incident radiation. Hotter bodies जो है वो radiate at a higher rate than the cooler bodies. Hotter bodies higher rate पे radiate करती है और cooler bodies जो है वो lower rate पे radiate करती है. Light colored चीजें क्या करती है? ज़्यादा radiation absorb कर लेती है? नहीं. लाइट कलर जो है वो मैक्सिमम रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है और डार्क कलर जो है वो मैक्सिमम रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेती है. कौन से रेडिएशन? विजिबल रेडिएशन. फॉर अ बॉडी द एब्सॉर्ब रेडिएशन इंक्रीजेस द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स. फॉर अ बॉडी द एब्सॉर्ब रेडिएशन इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी. अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है जो ऑसिलेट कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, उन जो एटम्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने का काम जो एब्सॉर्ब रेडिएशन है वो करता है. You have learned earlier that average translational kinetic energy determines the temperature of the body. The absorbed radiation therefore causes a rise in the temperature of the body. तो हमने पहले क्या देखा है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी के टेम्परेचर को डिटरमाइन करती है. तो जितना मतलब रेडिएशन को एब्सॉर्ब करने के बाद उस बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगा. अभी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो नेचुरली उस बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा. ठीक है. The body itself also radiates, therefore its energy decreases, causing lowering of the temperature. So if a body radiates more than it absorbs, its temperature decreases and vice versa. तो एट द सेम टाइम जिस तरीके से वो रेडिएशन को एब्सॉर्ब करके उन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगा और कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद उसका क्या बढ़ेगा? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. बट एट द सेम टाइम वो बॉडी रेडिएशन को इमिट भी करती है और जब वो बॉडी रेडिएशन को इमिट करती है ऐसे टाइम पे उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगा और उसका टेम्परेचर जो है वो अपने आप कम हो जाएगा. सो इफ अ बॉडी रेडिएट्स मोर देन इट एब्सॉर्ब्स, अगर वो ज़्यादा रेडिएट कर रही है और एब्सॉर्ब कम कर रही है तो उसका टेम्परेचर कम होगा और अगर वो कम रेडिएट कर रही है और ज़्यादा एब्सॉर्ब कर रही है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा. When the rate of absorption of radiation is same as the rate of emission of radiation. Okay, जितना rate of absorption है उतना rate of emission होगा. ऐसे टाइम पे वो बॉडी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है with its surroundings. You might recall the example from 6th standard of a cup of hot tea or a plate containing kept on the table. Both attain the room temperature after some time. क्योंकि वो अपनी हीट को रेडिएट करते रहते हैं बाहर या बाहर की हीट को एब्सॉर्ब करते रहते हैं. At room temperature also, all bodies radiate as well as absorb radiation, but their rate of emission and rate of absorption are same. Hence their temperature remains constant. तो जब रूम टेम्परेचर होता है, हमारे आसपास की चीजें होती है, तो वो चीजों के साथ क्या होता है? वो बॉडीज जो है वो रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन उनका और रेट ऑफ इमिशन उनका सेम होता है और उनका रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन और इमिशन सेम होने की वजह से क्या होता है? उनका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है एट रूम टेम्परेचर. यू कैन देयरफॉर इन्फर दैट हॉट बॉडीज विल रेडिएट मोर देन द कूलर बॉडीज. इसमें से हमें क्या पता चलता है कि हॉट बॉडीज जो है वो ज़्यादा रेडिएट करती है और कोल्ड बॉडीज जो है वो कम रेडिएट करती है. एट रूम टेम्परेचर इन फैक्ट फॉर द टेम्परेचर लोअर देन 800 डिग्री सेल्सियस थर्मल रेडिएशन करस्पॉन्ड्स टू वेवलेंथ्स लॉन्गर देन दोज ऑफ विजिबल लाइट एंड हेंस वी डू नॉट सी देम. जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर की यहाँ कंसेप्ट क्या है? टेम्परेचर विच इज लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसे टाइम पे जो थर्मल रेडिएशन निकलते हैं वो थर्मल रेडिएशन की वेवलेंथ कुछ ऐसी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती एंड हेंस वी डू नॉट सी देम. एंड व्हेन द बॉडी इज हीटेड, radiated energy corresponds to shorter wavelengths.
अभी जो बॉडी रूम टेम्परेचर पे थी दैट इज इट वाज लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस, उसके वेवलेंथ जो थी वो लॉन्गर वेवलेंथ थी जो हमें दिखाई नहीं देती थी। लेकिन जब उस बॉडी को हीट किया जाता है तो उस बॉडी की रेडिएशन जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वो दिखाई देने लगती है। फॉर टेम्परेचर्स अराउंड 800 पार्ट ऑफ द एनर्जी इमिटेड इज इन विजिबल रेंज एंड बॉडी अपीयर्स रेड। 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब भी टेम्परेचर होता है तो जो रेडिएशंस निकलते हैं उसका एक हिस्सा हमें दिखाई देता है, इसलिए वो बॉडी जो है वो हमें रेड कलर की दिखाई देती है। एट अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस, अभी यही कंडीशन 3000 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लगाए तो क्या होता है, वो बॉडी इतना हीट रेडिएट कर लेती है कि वो व्हाइट कलर की दिखने लगती है। द फिलामेंट ऑफ अ टंगस्टन लैम्प अपीयर्स व्हाइट हॉट एज इट्स टेम्परेचर इज अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस। We have thus seen that all the bodies radiate electromagnetic radiation when their temperature is above the absolute zero of temperature. So इसमें से हमने देखा क्या है कि सारी की सारी बॉडीज जो है वो किसी न किसी फॉर्म में रेडिएशन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को निकालती है when their temperature is above absolute जीरो के ऊपर उनका टेम्परेचर जब भी होता है तब वो रेडिएट करती है। अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर उसका जो हीट रेडिएटेड है वो डिपेंडेंट रहता है। देन नेचर ऑफ द बॉडी, मतलब उस मटेरियल किस चीज का बना है, नेचर ऑफ द सरफेस, अगर सरफेस पॉलिश है या रफ है। देन सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी कितना है जहां से वो रेडिएशंस को इमिट कर सकती है। टाइम ड्यूरेशन फॉर विच बॉडी इमिट्स रेडिएशन, कितनी देर के लिए वो रेडिएशंस को इमिट कर रही है। तो कौन से 4 पॉइंट है, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड उसके ऊपर डिपेंड करती है। पहला था एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, दूसरा था नेचर ऑफ द बॉडी। नेचर ऑफ द बॉडी में क्या आएगा, मटेरियल ऑफ द बॉडी और उस सरफेस का नेचर कैसा है, वेदर इट इज पॉलिश और इट इज रफ। तीसरा पॉइंट था सरफेस एरिया, कितना बड़ा है कितना छोटा है। चौथा पॉइंट था टाइम ड्यूरेशन फॉर विच अ बॉडी इमिट्स रेडिएशन। द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड Q is directly proportional to amount of heat radiated Q is directly proportional to the surface area A and time duration T. So it is therefore convenient to consider quantity of heat radiated per unit area per unit time. So this is defined as emissive power or radiant power. Radiant power है, emissive power क्या होता है, amount of heat radiated per unit area per unit time। इसका मतलब होता है emissive power और radiant power R of the body at a given temperature। R is equal to Q upon AT। डायमेंशंस ऑफ इमिसिव पावर R, तो R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे इमिसिव पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इमिसिव पावर के डायमेंशंस क्या है, L0 M1 T⁻³ और उसके SI यूनिट्स क्या है, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या वाट पर मीटर स्क्वायर। नेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस दैट इज its material or polishing is not a physical quantity. Hence, to discuss the material aspect, we compare objects of different materials with identical geometries at the same temperature. अभी हम क्या करेंगे कि जब उस मटेरियल, उसका जो नेचर ऑफ मटेरियल है, नेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और जब वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग चीज़ों का, मतलब अलग अलग मटेरियल्स का नेचर जो है वो देखेंगे। हम लोग कंपेयर करेंगे अलग अलग मटेरियल का, उसकी ज्योमेट्रीज को एट द सेम टेम्परेचर। फिर एट अ गिवन टेम्परेचर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैज मैक्सिमम इमिसिव पावर। तो ये जो अलग अलग बॉडीज है जिनको हम कंपेयर करने वाले हैं, उन्हें हम कंपेयर करेंगे आइडियल ब्लैक बॉडी के साथ, क्योंकि एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर आइडियल ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर है वो मैक्सिमम होगा और फिर उसके साथ हम बाकी ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, जिससे हम निकाल सकते हैं कि उनका जो क्वांटिटीज हमें चाहिए वो कितना है। Thus it is convenient to compare emissive power of a given surface with that of a perfect black body at the same temperature. B, अगला पॉइंट है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और emissivity. The coefficient of emission or emissivity of a given surface is the ratio of emissive power R to the of the surface to the emissive power RB of a perfect black body. उसका जो R upon RB ये क्या है, emissive coefficient of emissivity है।
क्या बताता है ये कि जो हमारी सैंपल बॉडी है उसका जो इमिसिव पावर है उसको हम ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के साथ कंपेयर करेंगे और उसको ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के साथ कंपेयर करने के बाद हमें जो रेशियो मिलता है उसको कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी कहते हैं एंड इट इज गिवन बाय स्मॉल ई। फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी ई क्या होता है 1 होता है, whereas फॉर अ परफेक्ट अगर कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन जो है वो 1 होता है और अगर कोई परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है यानी वो बिल्कुल भी एब्सॉर्बर नहीं है उसको उसका कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन 0 होता है। Everyday objects are not ideal black bodies, hence they radiate at a rate less than that of a black body at the same temperature. Also for these objects the rate does depend on the properties such as color, composition of the surface in addition to temperature. तो हमारे आजू बाजू के जो एवरीडे ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो हीट को रेडिएट करते हैं क्योंकि अगर वो ब्लैक बॉडी से कम रेट पर उस हीट को रेडिएट करते हैं। और इस ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ इमिशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपॉन द कलर, कंपोजिशन ऑफ द सरफेस इन एडिशन, यानी टेम्परेचर ही नहीं कलर और सरफेस के कंपोजिशन इसके ऊपर भी उसका रेट जो है वो डिपेंड करता है अदर देन दैट ऑफ temperature. All these effects together are taken care of in term of emissivity E. For an ordinary body 0 is less than, ordinary body के लिए क्या होता है 0 is less than, E is less than 1. एक ordinary body के लिए 0 is less than, E is less than 1 होता है depending on the nature of the surface. Example, emissivity of copper is 0.3. Emissivity is larger for rough surface and smaller for smooth and polished surface. क्यों? क्योंकि रफ सरफेस के ऊपर से जो रिफ्लेक्शन है वो जो वैलिड डायरेक्शंस में होता है, लेकिन जब पॉलिश होता है तो यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन होता है उसका। इसके लिए इमिसिविटी जो है वो रफ सरफेस की लार्जर होती है और स्मूथ सरफेस की इमिसिविटी जो है वो स्मॉलर होती है। Emissivity also varies with temperature and wavelength of radiation to some extent. Emissivity जो है वो टेम्परेचर और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन के साथ भी वैरी करती है टू सम एक्सटेंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। Kirchhoff's law of thermal radiation deals with wavelength, specific radiative emission and absorption by a body. Kirchhoff's law of thermal radiation किसके साथ डील करता है? First with wavelength, किसी specific radiative emission and absorption by a body. Wavelength, specific radiative emission और दूसरा क्या था? Absorption. तीसरा क्या था? Absorption by a body in thermal equilibrium. तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? It states that at a given temperature, ratio of emissive power to coefficient of absorption of a body is equal to emissive power of a perfect black body at the same temperature for all wavelengths. We'll break this. क्या होता है? It states that at a given temperature, the ratio of emissive power to coefficient of absorption. Ratio of emissive power to coefficient of absorption of a body is equal to emissive power of a perfect black body at the same temperature. ये जो इसका रेशियो ऑफ इमिसिव पावर है टू दैट ऑफ रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन है, दैट इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, उसी सेम टेम्परेचर पे फॉर ऑल द वेवलेंथ्स. Since we can describe the emissive power of an ordinary body in comparison to a perfect black body through its emissivity, Kirchhoff's law can also be stated as for a body emitting and absorbing thermal radiation in thermal equilibrium, the emissivity is equal to absorptive. वो क्या बता रहे हैं कि अगर कोई बॉडी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है यानी उसका रेट ऑफ इमिशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन है, ऐसे टाइम पे जो है इमिटिंग और एब्सॉर्प्शन सेम होता है तो इमिसिविटी इज इक्वल टू एब्सॉर्प्टिविटी. सिंबॉलिकली हम उसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू E. नाउ और मोर स्पेसिफिकली A लैम्डा इज इक्वल टू E लैम्डा. A लैम्डा इज इक्वल टू E लैम्डा. इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है.
Kirchhoff's law can be theoretically proved by following thought experiment. Consider an ordinary body A and a perfect black body B of identical geometrical shape placed in an enclosure in thermal equilibrium. Both bodies will be at same temperature at that enclosure. हमने क्या किया है, किरचॉफ्स लॉ को थियोरेटिकली प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट की. एक ऑर्डिनरी बॉडी ए ली, दूसरी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी ली, और हमने क्या किया, ऑफ आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल शेप उनका सेम रखा और उनको एक एनक्लोजर में रखा थर्मल इक्विलिब्रियम में. बोथ द बॉडीज विल बी एट सेम टेम्परेचर एट दैट ऑफ द एनक्लोजर. जब थर्मल इक्विलिब्रियम है तो एनक्लोजर का टेम्परेचर और उन दोनों ए एंड बी बॉडीज का टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा. लेट आर बी द इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी. लेट आर बी द इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी. ए आर बी be the emissive power of the black body and A be the coefficient of absorption. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि if Q is the quantity of heat radiant heat incident on each body in unit time and Q 0 is the quantity of radiant heat absorbed by the body. तो क्या बोल रहे हैं वो, R उसकी emissive power है, A बॉडी का जो चल रहा है, ए बॉडी के लिए आर उसकी इमिसिव पावर है, आर बी भी द इमिसिव. फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए आर बी उसकी इमिसिव पावर है. एंड देन आगे क्या दिखाई देगा, एंड ए बी द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी ए. ए का कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ए है, और इफ क्यू इज द हीट रेडिएंट इंसिडेंट on each body in unit time and Q0 is the quantity of heat radiant absorbed by the body A. अभी Q क्या है, Q is the radiant heat. दोनों bodies के ऊपर जो heat radiate की थी उसका amount है Q, और Q0 क्या है, सिर्फ A body ने इतनी heat को absorb कर लिया है. तो at is the quantity of radiant heat absorbed by A, then Q0 is equal to AQ. तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू ए क्यू, क्योंकि ए उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन है और क्यू जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो उसके ऊपर रेडिएंट की गई है. एज द टेम्परेचर्स ऑफ द बॉडी एंड ए एंड ब्लैक बॉडी बी रिमेन सेम, बोथ मस्ट इमिट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो दोनों का अगर टेम्परेचर सेम है तो ऐसे टाइम पे ए ने जितनी हीट को इमिट किया उतनी हीट को बी भी इमिट करेगा. तो सिंस इमिसिव पावर इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम यूनिट एरिया एट टाइम, वी कैन राइट क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्सॉर्ब इज इक्वल टू ऑफ अ बॉडी ए क्वांटिटी ऑफ हीट इमिटेड बाय बॉडी बी. तो हमने क्या प्रूव किया था, ए क्यू क्या था, ए क्यू वॉज द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट वॉज एब्सॉर्ब बाय द बॉडी ए, और आर क्या है, कितना हीट उसने इमिट किया उतना है. किसने, ब्लैक बॉडी ने कितना हीट इमिट किया वो आर से पता चलता है क्योंकि वो इमिसिव पावर को बताता है. तो क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्सॉर्ब बाय बॉडी ए इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट इमिटेड बाय बॉडी ए. तो ये क्या था, हीट एब्सॉर्ब, और ये क्या था, हीट इमिटेड. ये क्या था, हीट एब्सॉर्ब था, ये हीट इमिटेड था. तो किसने इमिट किया, बाय बॉडी ए, दोनों के कंडीशन में. तो वी कैन राइट, एंड हियर क्यू क्या था, अमाउंट ऑफ हीट दैट इज इंसिडेंट, और आर बी क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट दैट इज इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी. तो फॉर अ ब्लैक बॉडी बी क्यू इज इक्वल टू आर बी. अगेन क्यू क्या था, हीट एब्सॉर्ब बाय द ब्लैक बॉडी, हीट एब्सॉर्ब बाय द ब्लैक बॉडी, एंड आर बी क्या है, हीट इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी. ठीक है, इमिटेड बाय द बॉडी बी. तो जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, अगर हमने इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड किया तो क्या होगा, इफ यू डिवाइड दिस, क्यू क्यू कट जाएगा, ए बचेगा और आर अपॉन आर बी. सो ये इक्वेशन हमें मिलेगी इसमें से. और अगर हमने इसे अलग तरीके से लिखा है, वी टेक दिस आर बी अप, ए नीचे आ जाएगा, तो आर बी विल बी इक्वल टू आर अपॉन ए. आर अपॉन आर बी इज इक्वल टू ई.
फ्रॉम इक्वेशन। अभी हमने पहले प्रूव किया था कि R अपॉन RB इज इक्वल टू E। E क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन था। E क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो जो A है, we can write A is equal to E from this R upon RB। अगर equal to E है तो we can write A is equal to E। Hence Kirchhoff law is theoretically proved and can give you two applications of Kirchhoff's law in daily life। अगला जो है वो अगला पॉइंट है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। हॉट ऑब्जेक्ट्स रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन लार्ज रेंज और फ्रीक्वेंसी। हॉट ऑब्जेक्ट्स ज्यादा रेंज के फ्रीक्वेंसीज में रेडिएशन को इमिट करते हैं। Hence, the rate of emission per unit area or power per unit area of a surface is defined as a function of wavelength lambda of emitted radiation। Rate of emission जो है per unit area और power per unit area of a surface is defined as a function of wavelength। जो rate of emission है या जो पावर पर यूनिट एरिया है वो क्या है? पावर पर यूनिट एरिया है वो दोनों क्या है? फंक्शन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। दोनों भी फंक्शन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा है। At low temperature, the power radiated is small and primarily lies in long wavelength region। जब टेम्परेचर लो होता है तो पावर रेडिएटेड भी स्मॉल होती है एंड इट प्राइमरीली लाइज इन द लॉन्ग वेवलेंथ रीजन। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ इमिशन इंक्रीजेस फास्ट। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या होता है? उसका जो रेट ऑफ इमिशन है वो बढ़ते जाता है। एट हायर टेम्परेचर टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस एंड प्रपोर्शन ऑफ एनर्जी इमिटेड एट हायर फ्रीक्वेंसीज और शॉर्टर वेवलेंथ आल्सो इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एनर्जी रेडिएटेड भी बढ़ जाती है और एनर्जी रेडिएटेड का वेवलेंथ जो है वो छोटा होने लगता है एट हायर फ्रीक्वेंसीज और शॉर्टर वेवलेंथ। लूमर एंड प्रिंगशैम studied the energy distribution of a black body radiation as a function of wavelength। They kept the source of radiation at different temperatures, measured the radiant power corresponding to different wavelengths। उन्होंने source of radiation को अलग अलग टेम्परेचर पे रखा, फिर उनसे निकलने वाले रेडिएशन को काउंट किया किस वेवलेंथ पे है। The measurement were represented graphically in the form of curves showing variations of radiant power। जो the measurements were represented graphically in the form of curves showing variation of radiant power per unit area as a function of wavelength lambda at different constant temperature as shown in the figure 3.5। Spectral distribution of a power radiated indicates the power radiated at different wavelength। experimental observations है तो उन्होंने क्या किया? graphical representations किया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे उन्होंने रेडिएंट पावर वाई एक्सिस पे क्या है? रेडिएंट पावर है। वाई एक्सिस पे रेडिएंट पावर है और यहाँ पे जो है वो वेवलेंथ है। एक्स एक्सिस पे क्या है? वेवलेंथ है। वेवलेंथ उन्होंने अलग अलग रखी और फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे उस चीज का वेवलेंथ जो है वो बढ़ता गया वैसे वैसे उसका रेडिएंट पावर जो है वो बढ़ता कैसे है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। लाइक एट 3000 केल्विन्स, ये ऐसा कुछ तो कर्व दिखाया उन्होंने। आई मे नॉट बी गुड एट ड्राइंग लेकिन ठीक है जो भी है समझ लो। 3000 केल्विन है, एट 4000 केल्विन ऐसा कुछ तो पिक्चर है एंड देन यहाँ पे जाके वो नीचे उतर रहा है। आफ्टरवर्ड्स एट 5000 केल्विन जो है रेडिएंट पावर और बढ़ गई। एट 5000 केल्विन जो है वो रेडिएंट पावर और बढ़ गई। एट 5000 यहाँ पे अगर हम विजिबिलिटी रेंज पकड़े तो 5500 केल्विन पे
500 केल्विन पे क्या हो गया, वो रेडिएशन लैम्डा जो है वो उसका वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम है और उसकी इमिसिव रेडिएंट पावर जो है वो भी मैक्सिमम है। और ये क्या था, विजिबल रेंज था। तो ये जो रेडिएशन है वो हमें विजिबल भी हो गई और उस ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो भी बदल गया। From experimental curve, it is observed at a given temperature, the energy is not uniformly distributed in the spectrum of a black body. At a given temperature, energy जो है वो spectrum में पूरी तरह से distributed है क्या, नहीं है। At a given temperature, radiant power emitted initially increases with increase of wavelength, reaches its maximum and then decreases. अभी जो रेडिएंट पावर थी वो वेवलेंथ जैसे बढ़ गई, वैसे जब लैम्डा मैक्स पे था तो रेडिएंट पावर भी मैक्स पे थी, लेकिन फिर वो रेडिएंट पावर है वो जो नीचे उतर गई, ठीक है। रीचेस इट्स मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस। द वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू द रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी लैम्डा मैक्स and is a characteristic of the temperature of a radiating body. The wavelength corresponds to the radiation of maximum intensity. Wavelength corresponds to the radiation of maximum intensity lambda max. Wavelength जो है वो lambda max जो उसकी maximum intensity है उससे correspond कर रही है। तो that's what I said right now कि उसका wavelength भी maximum है, उसका radiant power भी maximum है, which decreases gradually. Area under the curve represents total energy. Wavelength corresponding to the radiation of maximum intensity lambda max is characteristic of temperature of radiating body and it is not the maximum wavelength emitted by the object. तो जिस ऑब्जेक्ट को हम हीट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से निकली हुई वेवलेंथ है क्या, ये नहीं है। इट इज नॉट द मैक्सिमम वेवलेंथ विच इज इमिटेड बाय दैट ऑब्जेक्ट। पर ये जो लैम्डा मैक्स है ये किसके साथ करस्पॉन्ड करती है, टेम्परेचर के साथ करस्पॉन्ड करने वाली वैल्यू है। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय द ब्लैक बॉडी। ये जो भी कर्व्स है इन सब कर्व्स के नीचे जो भी एरिया आता है वो क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय द ब्लैक बॉडी ऑफ ऑल द वेवलेंथ। सारी वेवलेंथ्स की ब्लैक बॉडी ने पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी इमिट किया है वो निकालना होगा। तो हमें उस कर्व के नीचे जो भी एरिया आता है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। द peak of the curve shifts towards the left, shorter wavelength, that is value of lambda max decreases with increase in temperature. Peak of the curve जो है, मतलब यहाँ पे मैंने करेक्टली ड्रॉ नहीं किया, टेक्स्ट बुक में देख लेना। जो पीक ऑफ द कर्व है तो पहला पीक इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा एकदम इधर आ जाता है। तो वो जो है वो ग्रेजुअली इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट और उसका शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट बताता है कि वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होते जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दैट इज वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को बढ़ा दो तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। At higher temperature, the radiant power of the total energy emitted per unit time per unit area, that is area under the curve, corresponding to all wavelength increases. जब हायर टेम्परेचर होता है तो रेडिएंट पावर ऑफ और टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो है, मतलब जो इस कर्व के नीचे का जो एरिया है वो किससे करस्पॉन्डिंग टू ऑल द वेवलेंथ वो इंक्रीज होगा। At a temperature of 300 kelvins around room temperature, most intense of these waves have a wavelength of about 5 into 10 raised to minus 6 meter. At a temperature of 300 केल्विन पे क्या होगा, 300 केल्विन पे जितना भी मैक्सिमम वेव्स है इसका उसका वैल्यू क्या होगा, 5 into 10 raised to minus 6 मीटर। ये क्या होगी, उसकी वेवलेंथ की वैल्यू होगी। कहाँ पे, जब टेम्परेचर 300 केल्विन है तो मोस्ट इंटेंस ऑफ द वेव्स में वेवलेंथ की वैल्यू क्या तक जाएगी, 5 into 10 raised to minus 6 मीटर तक जाएगी। The radiant power is smaller for wavelengths different
different from its value. Practically, all the radiant energy at this temperature is carried by waves longer than those corresponding to the red light. These are infrared radiation. तो यहाँ पे द रेडियंट पावर इज स्मॉलर. जब ये 5 × 10⁻⁻6 मीटर होगा तो उसका रेडियंट पावर क्या होगा, स्मॉलर होगा फॉर वेवलेंथ डिफरेंट फ्रॉम इट्स वैल्यू. एंड ऑल द रेडियंट एनर्जी एट दिस टेम्परेचर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यानी 300 केल्विन के टेम्परेचर पे जो रेडियंट एनर्जी है एट दिस टेम्परेचर इज कैरीड बाय द वेव्स लॉन्गर दैन करस्पॉन्डिंग टू द रेड लाइट. तो ग्राफ में देखा था हमने 300 केल्विन से जो नीचे के टेम्परेचर्स है वहाँ पे क्या था, उनकी जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर होती है. और वेव्स जो लॉन्गर होती है उसकी वजह से क्या होता है, इट इज वेव्स लॉन्गर देन दोज करस्पॉन्डिंग टू रेड लाइट. और इस पर्टिकुलर टाइप के रेडिएशन को इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं. दैट इज व्हाई दे आर नॉट विजिबल. अ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन कुड नॉट बी गिवन बाय देन existing theories. Vn gave an expression for spectral distribution. Vn ने क्या किया, एक स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन देते हुए एक लॉ बनाया. एंड फ्रॉम द लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स विच फिटेड द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फॉर शॉर्ट वेवलेंथ. Vn ने क्या किया, Vn ने एक्सपेरिमेंटली ऐसा कुछ बताया और लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को यूज किया और उसने कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन दे दिया जो इस स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा था. एंड लॉन्गर वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ की थियोरी को बता रहा था. लॉर्ड रेले एंड सर जेम्स जीन्स गेव अ फॉर्मूला फ्रॉम द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. लॉर्ड रेले और लॉर्ड जेम्स जीन्स इन्होंने क्या किया, फॉर्मूला इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो था उसमें से एक फॉर्मूला दे दिया. दिस फॉर्मूला फिट्स वेल इन लॉन्ग वेवलेंथ रीजन बट टेंड्स टू इन्फिनिटी एट शॉर्ट. उन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए तो फिट बैठ जाता है, फिट्स वेल इन द लॉन्ग वेवलेंथ, लेकिन जब शॉर्ट वेवलेंथ की बात आती है तो वो इन्फिनिटी तक चला जाता है. इट वॉज देयरफॉर एसेंशियल टू प्रपोज अ न्यू मॉडल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर. तो एक नया मॉडल की ज़रूरत थी ब्लैक बॉडी के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए. प्लैंक बीइंग अवेयर ऑफ द शॉर्टकमिंग्स ऑफ टू मॉडल्स combined the two models using an empirical formula and could describe the observed spectrum quite well. जो प्लैंक नाम का साइंटिस्ट था उसने क्या किया, दोनों मॉडल्स को ऑब्जर्व किया, एक एम्पायरिकल फार्मूला निकाला और वहाँ से उन्होंने जो है वो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी है वो करेक्टली एक्सप्लेन की. तो आगे जो है वो वीएन डिस्प्लेसमेंट और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है जिसे हम अगले लेक्चर में करेंगे. थैंक यू.